प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है। मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि झूठ एक ना एक दिन जरूर हारता है। इस समय कर्नाटक के तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, सुनिए। जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झूठ एक ना एक दिन जरूर हारता है। नेशन फर्स्ट, उन्होंने बिना नाम लिए राफेल कंट्रोवर्सी का जिक्र किया और कहा था कि HAL को कॉन्ट्रैक्ट से जानबूझकर वंचित रखा गया, कुछ लोगों को फायदा देने के लिए। आज वहीं पर इतनी बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है। नेशन फर्स्ट। सीधे DK दुबे जी के पास चलता हूं। DK दुबे जी, जो नैरेटिव RJD ने रामचरितमानस के खिलाफ बनाया, जो समाजवादी पार्टी ने बनाया, प्रधानमंत्री कहते हैं अपनी लाइन में नेशन फर्स्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इसके सामने जो नया कार्ड चलने की कोशिश हो रही है, मंडल या अगड़ा पिछड़ा, क्या वो चल पाएगा? और RSS प्रमुख के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, पूज्य सरसंघ चालक जी जब इस बात को कहते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वो बुद्धिजनों मराठी में बात कर रहे हैं, तो बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन करके समाज को जातियों में विभक्त किया। ये उनके ऊपर सीधा सीधा उनका प्रहार है। दूसरी बात यह है कि जब नेशन फर्स्ट देश में इस समय पिछले 8 वर्षों से प्रिवेल कर चुका है, तो ये तमाम तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बॉलिंग करें कौन सी पिच पर। और ये जो मैं अभी जो समझ पा रहा हूं, अखिलेश यादव जी जब जिस समय बात कर रहे हैं तो वो खुद कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो रामचरितमानस को वो सत्य बताते हैं, कहते हैं नहीं मैं उनके साथ हूं, दूसरी तरफ कहते हैं गलत को गलत हूं। तो किसको गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं और किसको सही कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो निर्णय तो कर लें ये लोग। सीधी सी बात है, ये राम के साथ हैं या राम के विरुद्ध हैं, ये तय कर लें, उसके बाद कुछ आगे कहना चाहिए। जब तक ये कंफ्यूज्ड है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो आज की सत्ता है उस सत्ता को लाभ ही दे रहे हैं। ये कहीं से सत्ता को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। इनके पास विषय ही नहीं है। इनके पास जिस समय विषय आ जाएंगे कि ये सत्ता को प्रश्न चिन्ह लगा पाएंगे, उसके बाद कुछ करने योग्य होंगे ना। तो मेरा मानना है कि चूंकि जमीन पर कुछ काम दिख नहीं रहा है, इसलिए मीडिया में परमानेंट बने रहें, उसके लिए कुछ ना कुछ शगुफे छोड़ते रहते हैं। उनमें से एक शगुफा ये भी है। यही मौर्य जी रामचरितमानस को सर पर रखकर चुनाव लड़ रहे थे। इनकी पुत्री बीजेपी से जब चुनाव लड़ रही थी तो सर पर रामचरितमानस रखे हुए थे और बोले कि हम तो राम भक्त हैं। और आज इनको राम में बहुत कुछ कमियां दिखाई पड़ रही, रामचरितमानस में बहुत कुछ कमियां दिखाई पड़ रही। तो मुझे लगता है कि ये इनका जो अपना स्टैंड है, इस स्टैंड पर पहले तो ये तय करें कि ये राममय है या नहीं है, ठीक है, ये विरोधी है या साथ में है। ठीक है, सीधे गंगा साहे जी के पास चलते हैं। गंगा साहे जी, एक मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी देगी कि भाई ये तो राम के खिलाफ है, कैसे चल पाएगी फिर ये अगड़े और पिछड़ों की राजनीति? क्योंकि आपने देखा अभी सिर्फ शिलाएं आई हैं, अभी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ है जो 2024 में होने वाला है मकर संक्रांति के दिन। लेकिन शिलाएं जो नेपाल से आई उसके लिए इतनी भावना दिखाई दी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर। क्या ये नया नैरेटिव चल पाएगा? आप बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है? गंगा साहे जी। माफ कीजिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये नैरेटिव चल पाएगा, ये नैरेटिव चल पाएगा जातिवाद का, जब राम मंदिर बन रहा है और रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा रहा है?
वाल्मीकि जी की रामायण पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, रामचरितमानस पर उठाया जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास पर उठाया। ये नैरेटिव चल पाएगा आज के दौर की राजनीति में? मेरे ख्याल से इसमें ना ये स्पष्टता लाने की आवश्यकता है कि देखिए, जाति तो इस समाज की एक सच्चाई है। जाति विद्यमान है हमारे समाज में, हजारों साल से है और आज भी है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियां जो जाति मुक्ति का दावा करती है या जाति मुक्ति के संघर्ष का दावा करती है, उनको ये तय करना है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहती हैं। अगर वे बीजेपी को फॉलो करते हुए धर्म और जाति के बनने की राजनीति, एक जाति की दो तरह की राजनीति होती है, एक जातियों में बांटने की राजनीति, एक जाति मुक्ति की राजनीति। तो अब जाति से मुक्त करने की राजनीति तो पहले जाति को स्वीकार करना होगा, और जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जाति मुक्त समाज बनाने के लिए संघर्ष किया, वैसे अगर उस संघर्ष के रास्ते चल सकते हैं तो मेरे ख्याल से जाति मुक्ति का संघर्ष तो तब तक, जब तक कि समाज में जातियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक रिलेवेंट बना रहेगा, प्रासंगिक बना रहेगा और उस पर राजनीति की जा सकती है। क्या जातियों पर जो पार्टी बनी है उन्होंने जाति मुक्ति के लिए काम किया है? गंगा साहब जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। उन्होंने शुरू में काम किया है इस पे, बाद में उनका मुख्य संघर्ष इस चीज के लिए रहेगा कैसे हम सत्ता में बने रहे। बिल्कुल ठीक, यहीं से बढ़ते हैं धर्मवीर जी, यही आरोप आप पर है, यही आरोप आप पर है कि आपने बना तो ली लेकिन बाद में आपकी राजनीति जाति खत्म करना नहीं, यही रह गई कि कैसे सत्ता में बने रहे। बिल्कुल गलत 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 दीपक जी। मैं मोहन भागवत जी के इस बयान का स्वागत करूंगा, लेकिन मैं मोहन भागवत जी से ये पुनः अपील करूंगा कि वो अपने जितने भी शाखाएं लगती हैं उसमें अगर मनुस्मृति की किताबों की अगर वो प्रतियां जलवाएं और ये सुनिश्चित करें कि ये दलित समाज के लोग इस देश में जो प्रताड़ित हुए हैं, आज दलित समाज का आंकलन आप करेंगे तो 97% दलितों के पास में इस देश में 1 इंच भी जमीन नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये जो वर्तमान की और पूर्व की सरकारें हैं दीपक जी, वो हैं। आपकी सरकार भी तो रही इतने सालों बहुजन समाज पार्टी की, आपने कितने दलितों को जमीन दिला दी? जरा धर्मवीर जी ये भी बता दीजिए। बताता हूं दीपक जी, बताता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में सबसे ज्यादा भूमिहीनों को, हम किसी दलित की बात नहीं करते हैं, बहुजन समाज पार्टी सब समाज की बात करती है, और सबसे ज्यादा पट्टे काटने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, और हमने पट्टे ही नहीं काटे। बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का गरीब था, उसको 2 कमरे के मकान निःशुल्क बना के दिए दीपक जी। सर्व समाज की बात करने लगे आप एकदम से दलितों की राजनीति करते करते, ये परिवर्तन या ये कहां से होगा? चलिए मैं फिर आऊंगा आपके पास, विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, जो दावा धर्मवीर जी कर रहे हैं वो सही है? नहीं, तो धर्मवीर जी जो बात कर रहे हैं वो अपनी पार्टी, चूंकि राजनीतिक पार्टी है, वो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मनुस्मृति की प्रतियां वो शाखा में जलावें, तो मैं ये कहता हूं कि अभी 24 आयतें इस प्रकार की निकाली हैं ऐसे पंडितों ने कि जो समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। क्या हमारे बसपा के जो प्रवक्ता हैं जो बात कर रहे थे, क्या वो कह सकने की स्थिति में है, कह सकने की हिम्मत है उनके अंदर कि 24 आयतें ऐसी हो निकाली जाए? नहीं तो ये जो अभी शब्द प्रयोग किया उन्होंने मनुस्मृति के लिए, वो हम करेंगे, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका एक सीधा एजेंडा है। अभी आप बात कर रहे थे, 1 मिनट दीपक जी, 1 मिनट मैं बात कर लेता हूं। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन सारे देश को जोड़ने का काम उसने किया है, और चूंकि भगवान श्री राम का अपना जीवन ऐसा था, उन्होंने जो नगर में रहते हैं, जो वन में रहते हैं, जो कहीं भी रहते हैं, उनको एक साथ उन्होंने जोड़ा था। 14 वर्ष लगाए उन्होंने सबको, पूरे समाज को जोड़ने के लिए। वो उनका एक जीवंत जीवन है जो सबके सामने, और देश को भी उसने जोड़ा। श्री राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चला तब सारा देश एक साथ जुड़ा। अभी निधि समर्पण अभियान का जब आंदोलन अभियान चला तो सारा देश एक साथ जुड़ा। 13.5 करोड़ परिवार, यानी 60 करोड़ से अधिक हिंदू समाज के लोगों ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए अपना समर्पण दिया है। इसलिए सारा देश जुड़ा है राम मंदिर के लिए, धर्म से जुड़ा है। तो इसलिए ये लोग जो तोड़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये इनका अभियान सफल नहीं होगा। ठीक है, तोड़ने का अभियान सफल नहीं होगा। मैं सीधे यहां से प्रोफेसर नवल किशोर के पास चलता हूं।